आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की जेल प्रहरी की आपकी जो तैयारी है वो एकदम अच्छी और शानदार चल रही है। आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया कि आज की जो हमारी क्लास है ये जेल प्रहरी भर्ती को लेकर होने वाली है। और आपका जो जेल प्रहरी का एग्जाम है ये अप्रैल महीने के अंदर आपका होने वाला है। और अभी आपके पास काफी कम दिन शेष है, इसलिए मैं आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गया हूँ। देखो विद्यार्थियों, मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इस क्लास की विशेषता ये बता देता हूँ। इस क्लास में मैं आपको जो आपकी पेपर में जितने भी सब्जेक्ट आएंगे वो सारी करवाऊंगा। जैसे राजस्थान जीके, इंडिया जीके, रीजनिंग और मैथ, ये सभी सब्जेक्ट आइए मैं आपको करवाने वाला हूँ। जैसा आपका पेपर आएगा वैसा का वैसा मॉडल पेपर मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ और उतनी क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो एक बार वीडियो को एकदम अच्छे से देख लेना, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राजस्थान जीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान जीके करेंगे, फिर हम इंडिया जीके करेंगे, फिर हम रीजनिंग के क्वेश्चन है ये देखने वाले हैं। तो क्लास लगभग आपकी आधे घंटे प्लस होगी। एकदम अच्छे से क्लास को देखना है। एक आपको वादा करना है, क्लास को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं और अंत में आप कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अगर आप क्लास को पूरा देख लेते हो ना तो आप खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगर आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको राजस्थान जीके और इंडिया जीके और रीजनिंग इन सभी की क्लास मिलेगी और आपको एकदम अच्छी जेल प्रहरी की तैयारी ये करवाई जाएगी। क्योंकि आपको पता है अभी हमारे पास काफी कम दिन है, ये शेष है। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राजस्थान जीके से शुरुआत करने वाले। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, देख लो यहाँ पे सेक्शन अपना क्या रहेगा, राजस्थान इतिहास, संस्कृति, कला संस्कृति और भूगोल का रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंदूजी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थल है ये किसके लिए विख्यात है। एक बात बताता हूं मैं आपको, मैं आपकी जिस लेवल की क्वेश्चन लेकर आया हूं उसी लेवल की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे ज्यादा आपको हार्ड नहीं पूछा जाएगा। एक बात आप ये ध्यान रखना, इससे ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, इससे इजी पूछा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो मैं आपको लेवल करवा रहा हूं ना, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे ही रहेगा। तो पहला प्रश्न है कि चंदूजी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थल है ये किसके लिए विख्यात है। कुंदन कला के लिए है, या फिर तीर कमान निर्माण के लिए है, या फिर जादम छपाई के लिए है, या फिर मीनाकारी के लिए है। तो ये आपका हो जाएगा किसके लिए, ये आपका हो जाएगा तीर कमान निर्माण के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, तीर कमान निर्माण के लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैं आपको ओल्ड पेपर करवा रहा हूं। इसी टाइप की क्वेश्चन आपको पता है आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसी टाइप का पेपर आपका आएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है। ये भी एक अच्छा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या करें कि खारा औद्योगिक क्षेत्र ये किस जिले में स्थित है। देखो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 1 है ना, ये राइट हो जाएगा, यानी जोधपुर के अंदर है। खारा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, जोधपुर के अंदर। जोधपुर के कौन से क्षेत्र में है, फलोदी में है। और वर्तमान में आपको पता है फलोदी एक नया जिला भी बन गया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर आपको जोधपुर ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा तो आपको ऑप्शन देखने को यहाँ पे फलोदी मिलेगा। अगर जोधपुर ऑप्शन में मिले तो जोधपुर कर देना, अगर फलोदी मिले तो फलोदी कर देना। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन वर्तमान में राजस्थान राज्य, ये आपका थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है तो मैं ये स्किप कर रहा हूं। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं। ये प्रश्न देखो भाई, अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका राजस्थान जीके से, ये देख लो। ये प्रश्न आपका शानदार है भाई। प्रश्न क्या करे कि संत मावजी का जन्म स्थल कौन सा है। तो जैसे आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर और उदयपुर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका विकल्प नंबर 3 है ना, ये राइट हो जाएगा। यानी संत मावजी का जो जन्म है ये कहां पर हुआ था, डूंगरपुर जिले के अंदर हुआ था। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, आपको पता है आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बणेश्वर मेला है ना, ये भी आपका डूंगरपुर के अंदर लगता है। और बणेश्वर धाम की, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बणेश्वर धाम की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे संत मावजी ने। और बणेश्वर धाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म पूछ लिया जाएगा। हाल ही में रीट का एग्जाम हुआ था, वहां पे भी क्वेश्चन आया था, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद विद्यार्थियों अगला प्रश्न ये देखो, आपका क्या करा है, ऐतिहासिक स्थल, एक सेकेंड, हाँ प्रश्न क्या करे, ऐतिहासिक स्थल बिजोलिया किस जिले में स्थित है। ये देख लो आपका राजस्थान के इतिहास यानी हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐतिहासिक स्थल, ठीक है, ऐतिहासिक महत्व का स्थल बिजोलिया है, ये किस जिले में स्थित है। जैसे अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा। देखो यहाँ पे अजमेर और कोटा वाला ऑप्शन है, ये तो ऐसे ही कट हो रहा है। अब लगभग है ना 100 में से 60-70% विद्यार्थी कंफ्यूज कहां पे होते हैं, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के अंदर होते हैं। तो जो आपका बिजोलिया है ना, बिजोलिया ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है, ये आपका भीलवाड़ा के अंदर है। तो विकल्प नंबर आपका यहां से 2 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आपको पता है कहां पर है भाई, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी
आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर केंद्र है। कहां पर है? अजमेर केंद्र। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये देखो आपको पता है, ओल्ड पेपर है ये 2018-19 का है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको अभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर यानी आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताओगे? कैलाश चंद मीणा है। कौन है वर्तमान आपके अध्यक्ष? कौन हो जाएंगे? कैलाश चंद मीणा हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात आप ये भी ध्यान रखना, प्रथम आपके कौन थे? प्रथम आपके अध्यक्ष कौन थे आरपीएससी के? तो आपके क्या हो जाएंगे? एस के घोष हो जाएंगे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आरपीएससी है यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसका मुख्यालय ये कहां पर है? तो आप बता देना अजमेर के अंदर। और वर्तमान में आपके इनके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? कैलाश चंद मीणा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? ये भी एक अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका राजस्थान की हिस्ट्री यानी इतिहास से पूछा गया है कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। तो आपको पता है राजस्थान का एकीकरण का जो पहला चरण था ना, वो आपका मत्स्य संघ ही था। ठीक है, उसका नाम मत्स्य संघ ही रखा गया था। उसमें शामिल आपकी 4 रियासतें थी। 4 रियासतें कौन कौन सी थी? ये 4 आपको स्क्रीन के सामने दिख रही है ना, यही 4 आपकी रियासत थी। तो इसमें देखो राजधानी थी ना, वो आपके अलवर को बनाया गया था। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? राजधानी पूछी है, तो राजधानी कौन सी हो जाएगी? अलवर हो जाएगी। और शासक है ना, मत्स्य संघ का राज प्रमुख ये बनाया गया था धौलपुर के शासक को। किसको बनाया गया था? धौलपुर के शासक को। और मत्स्य संघ का उद्घाटन है ना, ये आपका हुआ था भरतपुर के लोहागढ़ किले में। ये कहां पर हुआ था? भरतपुर के लोहागढ़ किले के अंदर हुआ था। ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक जानकारी है, ये आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान जीके की मेरे अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से आपकी कम से कम 25 क्वेश्चन आराम से राइट होने चाहिए भी। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भिन्न वर्ग की झील का चयन करो भाई। ये देख लो, थोड़ा सा देखो, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा लैंग्वेज है ना, इसको घुमाया गया है, ज्यादा हार्ड नहीं है भाई। निम्नलिखित में से भिन्न वर्ग की झील का चयन करो। देखो 3 झील है ये आपकी समान प्रकार की, एक आपकी अलग है, उसका हमें चयन करना है। डीडवाना झील, पचपदरा झील, सांबर झील और पिछोला झील। देखो आपको एक बात पता है, झीलें कितने प्रकार की होती है? आप बोलोगे सर जी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मीठे पानी की। एक तो क्या होती है? मीठे पानी की। एक होती है आपकी खारे पानी की। 2 प्रकार की आपकी झीलें होती हैं। तो इसमें से आप मुझे बताओ कि कौन सी मीठे पानी की और कौन सी खारे पानी की है। अगर मैं आपको पूछूं कि डीडवाना झील कौन सी है, तो आप बोलोगे डीडवाना झील तो सर जी खारे पानी की है। तो बिल्कुल ये सही बात है। अगर मैं आपको पूछूं पचपदरा झील कौन सी है, तो आप बोलोगे खारे पानी की है, ये भी सही बात है। और अगर आपको मैं पूछूं सांबर झील, तो आप बोलोगे ये भी खारे पानी की है। किंतु परंतु बट पिछोला झील है ना, पिछोला झील विकल्प नंबर 4 यानी पिछोला झील है ना, ये आपकी मीठे पानी की झील है। ये क्या आपकी मीठे पानी की झील है। और ये आपकी है ना, ये तीनों से अलग हो जाएगी। अब थोड़ा सा मैं आपको इनकी जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। इनकी जो लोकेशन है यानी ये कहाँ कहाँ पर है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे पिछोला झील आपको पता है कहाँ पर हो जाएगी भाई? उदयपुर के अंदर हो जाएगी। ठीक है, और सांबर झील आपको पता है जयपुर, अजमेर, नागौर इसके बीच के क्षेत्र में है। ठीक है, और डीडवाना झील आपको पता है कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। कहाँ पर है भाई? नागौर के अंदर है। और पचपदरा आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बाड़मेर के अंदर हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? बाड़मेर के अंदर हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी या फिर कर दी गई थी? देखो एक ही बात है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से मैं एक बात आपको बता रहा हूं, आपकी जेल परेड के एग्जाम में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना, हिस्ट्री का पोर्शन है, ये आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो हिस्ट्री को अच्छे से याद कर लेना। हाईएस्ट आप मान लो भी 5-7 टॉपिक है, जैसे एकीकरण है, 1857 की क्रांति है, प्रजामंडल है और समाचार पत्र है, प्रमुख आंदोलन है किसान। ये सब टॉपिक है ना, 5-4 टॉपिक है, इनको आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लो, यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन बनेंगे। तो प्रश्न है कि आवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो इसमें आपकी कौन हो जाएंगे? मैकमोसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मैकमोसन। ठीक है, और आपको पता है ये जो मैकमोसन है ना, ये आपके कहाँ के थे भाई? ये आपको बताना है कहाँ के थे। मैकमोसन है ये कहाँ के आपके पॉलिटिकल एजेंट थे। मेजर बटन तो आपको पता है कहाँ के थे भाई? कोटा के थे। और कैप्टन सावर्स है ये आपके थे कहाँ के? ये आपकी उदयपुर यानी मेवाड़ के थे। और पेट्रिक लॉरेंस है ना, ये आपके राजस्थान के क्या थे? पीए थे। ठीक है, राजस्थान के थे भाई। ये बात आपको एजेंट गवर्नर जनरल, ठीक है, एजेंट गवर्नर जनरल थे भाई। एजी क्या थे? एजी थे ये राजस्थान के। चलो तो यहाँ पे सभी बातें हैं, ये मैंने आपको बता दी है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की कौन सी नस्ल है? भेड़ की कौन सी नस्ल है? जैसे मालपुरी, बागड़ी, चोकला, सोनाड़ी। एकदम अच्छा सा प्रश्न है। सोनाड़ी है ना, सोनाड़ी, ये मेरे अकॉर्डिंग उदयपुर की साइड में देखने को मिलती है। मेवाड़ क्षेत्र है ना, मेवाड़ क्षेत्र,
जो दक्षिणी साइड का, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान की तरफ है ना, वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। तो देखो शेखावाटी में ना ये आपकी पाई जाती है चोकला। कौन सी पाई जाती है? चोकला। क्या पाई जाती है? चोकला। और इसको क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो कहा जाता है। मेरे हिसाब से ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। जिस विद्यार्थी ने पशु परीक्षण की तैयारी की है ना, उसको तो ये बात कन्फर्म पता है भाई। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका 3 है ना, ये राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? ये अच्छा प्रश्न भैया आपका। आपको पता है राजस्थान में अधिकतर खारे पानी की झीलें कहां पर है? आप बोलोगे मरुस्थल के अंदर है। कहां पर है? थार के मरुस्थल के अंदर है। ये बात आपको कंफर्म पता है भाई। और मरुस्थल ये किसका अवशेष माना जाता है? मरुस्थल तो सर जी 33 सागर का माना जाता है। तो वही कारण क्या हो जाएगा? वही आपका झीलों का हो जाएगा। यानी राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? 33 सागर का मानी जाती है। ठीक है, 33 सागर का। तो विकल्प नंबर आपका यहां से 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? ये भी एक अच्छा लेवल का प्रश्न भी। जैसे भू राजस्व का एकत्रीकरण और कानून व्यवस्था का रख रखाव, आयकर का एकत्रीकरण और भू दस्तावेजों का रख रखाव। तो इसमें देखो ना, विकल्प नंबर 1, 2 और 4 ये तो कार्य है, लेकिन आयकर का आय को एकत्रित करना ये कलेक्टर का कार्य नहीं है। तो विकल्प नंबर 3 है ना, ये यहां से सही हो जाएगा। है और नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लूंग आभूषण कहां पर पहना जाता है? लूंग कहां पर पहना जाता है? अब काफी सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर जी यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है, लूंग तो नाक में नहीं पहना जाता है क्या? अरे नहीं नहीं, ये वो नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है? लूंग आभूषण। ललाट यानी क्या होता है? सिर या फिर माथा होता है ललाट यानी। तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। और पैरों में थोड़ी ना पहना जाता है, ये भी गलत है। कलाई पर भी नहीं है, कलाई पर तो बाजूबंद पहना जाता है। और कान है ना, ये राइट हो जाएगा। यानी लूंग आभूषण कहां पर पहना जाता है? कानों में पहना जाता है। विकल्प नंबर 4 बताने वाले आपके क्या हो जाएंगे? सभी विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि पुंगल नस्ल किस पशु की है? एक मेरी बात ध्यान से सुना। जैसे पहले मैंने आपको वीडियो स्टार्ट किया था, उस टाइम बताया था कि पहले अपन क्या करेंगे? जीके की क्वेश्चन करेंगे राजस्थान, फिर इंडिया जीके की करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे? रीजनिंग की करेंगे। एकदम अच्छे से हम मतलब सीरियल वाइज है, ऐसे चलेंगे भाई। ठीक है, एकदम सेक्शन के वाइज हम चलने वाले हैं। तो एकदम अच्छे से आपको क्लास को देखना है। तो प्रश्न क्या है कि पुंगल नस्ल किस पशु की है? देखो पुंगल नस्ल है ना, पुंगल नस्ल ये अधिकतर बीकानेर क्षेत्र की ओर देखने को मिलती है। किस क्षेत्र की ओर देखने को मिलती है? अधिकतर बीकानेर क्षेत्र की ओर देखने को मिलती है। और ये कोई भैंस की नस्ल नहीं है, ये कोई बकरी की नहीं है, ये कोई गाय की नस्ल नहीं है। ये किसकी नस्ल है? ये भेड़ की नस्ल है भाई। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। तो यहां से विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जो राजस्थान की ज्योग्राफी में एक टॉपिक मेंशन होता है आपका, कौन सा? ये पशु संपदा वाला। तो इसको एकदम अच्छे से आप देख लेना भाई। ठीक है, एक बार आंखों में से निकाल लेना, यहां से कंफर्म क्वेश्चन आएगा भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? ये क्वेश्चन कन्फर्म आएगा भाई। मैं बोल रहा हूं ना, पेपर का लेवल है ना आपका, इससे इजी रहेगा, इससे हार्ड नहीं जाएगा। क्योंकि 10वीं लेवल का आपका पेपर आने वाला है, 10वीं पास आपकी बढ़ती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, यह आपका कितना है? विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। यानी 200 है। कितना है? 200। तो विकल्प नंबर 1 बताने वाले क्या हो जाएंगे? सारे के सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या है? अजमेर के राजस्थान में विलय होने से पूर्व अजमेर की विधानसभा में कितनी सदस्य संख्या थी? क्वेश्चन को वापस एकदम आसान भाषा में समझो। क्वेश्चन क्या करे कि अजमेर के राजस्थान में विलय होने से पूर्व, यानी अजमेर जब राजस्थान में जोड़ा था ना, उससे पहले अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये बात आपसे पूछी गई है। 28, 26, 30, 32। तो यहाँ पे जो सदस्य संख्या है ना अजमेर की विधानसभा की, वो आपकी 30 थी भाई। कितनी थी? 30। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ से 3 राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? एकदम अच्छा प्रश्न है भाई। घग्गर, चंबल, लूणी, बनास, एकदम इजी सा प्रश्न आपको आना चाहिए। टोंक शहर है ना, टोंक, ये आपका बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपको पता है आपका एक कौन सा आता है बांध? बिसलपुर बांध। वो भी आपका कहां पर है? टोंक के अंदर है। कंक्रीट का बना हुआ बांध है वो टोंक के अंदर। और वो भी आपका कौन सी नदी के किनारे है? वो भी आपका बनास नदी के किनारे ही है। तो अगर आपको बांध वाला टॉपिक याद है तो यहां से आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। चलो, और एक बात ये भी ध्यान रखना, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, तो वो आपकी बनास ही है। और अगर आपको राजस्थान की लंबी नदियां पूछ लेना तो आप ये नाम बोल देना चंबल। राजस्थान की लंबी नदी अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी है तो आप बोल देना चंबल। तो अब आपकी ये लंबी नदियां हो जाएगी। कैसे हो जाएगी सर जी? जैसे चंबल, मैसे माही, वैसे बनास, लैसे लूणी। ऐसे आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। अगला प्रश्न, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, ये मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है मेरे। ये प्रश्न देखो भाई, इक्की आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था? ये एक अच्छा प्रश्न है भाई, इक्की आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व ये किसने किया था? ये प्रश्न आपको बताना है भाई कमेंट करके, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। अब इक्की आंदोलन के प्रणेता है ना, वो तो आपके मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, लेकिन प्रश्न पूछा है कि इक्की आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया। मैं भी देखूं आपकी तैयारी कैसी है भाई। जैसे नानक भील, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से बताना है भाई। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है, हाँ, मदन प्राजे पार्श्व ये किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां है? तो ये सभी आपकी किसकी है भाई? अर्जुन लाल शेट्टी की है भाई। मदन प्राजे पार्श्व ये सभी जो आपकी रचना है ना, ये आपकी अर्जुन लाल शेट्टी की है। विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित कौन सा मेला लगता है? ये देख लो, कला संस्कृति, राजस्थान के आर्ट और कल्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वृक्षों के संरक्षण से संबंधित आपको बताए कौन सा मेला लगता है? खेजड़ले का मेला लगता है। कौन सा लगता है? खेजड़ले का मेला। तो विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना, भरतहरि का मेला है ना, ये एग्जाम में बार बार आता है और ये आपका अलवर जिले के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न है कि हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था कहां पर है? हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्था है, ये कहां पर है? कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। तो ये आपकी कहां पर हो जाएगी? ये आपकी राजधानी जयपुर के अंदर हो जाएगी। कहां पर है भाई? राजधानी जयपुर के अंदर है। चलो, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? ये अच्छा प्रश्न भी, ये आपको आराम से आना चाहिए, एकदम इजी लेवल का प्रश्न है कि कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है। तो देखो, ढूंढ है ना, ये होली पर बांटा जाता है। ठीक है, होली पर बांटा जाता है और मेरे अकॉर्डिंग बच्चों के जन्म पर बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? तो ये आपका है ना आंसर, वापस कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 1977 को। अब काफी जगह आपको 30 जनवरी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ में मेंशन नहीं होंगे, अलग अलग होंगी। तो 30 जनवरी आए तो 30 जनवरी कर देना, 31 जनवरी आए तो 31 जनवरी कर देना। चलो, अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो ये आपके हो जाएंगे कुजलम स्वरूप में। किस में हो जाएंगे? कुजलम स्वरूप में हो जाएंगे। विकल्प नंबर 1 बताने वाले क्या हो जाएंगे? सारे के सारे विद्यार्थी राइट हो जाएंगे। चलिए, अब हमने क्या किया, जैसे राजस्थान जी की क्या आपको पता है एग्जाम में आपकी 30 क्वेश्चन आएंगे, वो तो क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, मतलब उस टाइप की क्वेश्चन है मॉडल पेपर में, वो हमने देख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इंडिया जी की आपके क्वेश्चन आएंगे, वो देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलो, अब हम इंडिया जी के में ना आपके साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे और उसमें करंट भी आएंगे। मतलब जो आपका जनरल नॉलेज है ना इंडिया जीके वाला, उसमें आपके साइंस के क्वेश्चन भी मेंशन किए गए हैं, तो मैंने भी मेंशन किया है उस हिसाब से, तो आप एकदम अच्छे से देखना भाई। अब हम क्या करेंगे, इंडिया जीके के क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो देखो भाई, अब आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है ना सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और समसामयिकी, यानी सामान्य ज्ञान आपका जनरल नॉलेज और सामान्य जनरल साइंस विज्ञान और करंट, ये आपको अब देखने को मिलेगा सेक्शन सेकंड में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा उच्च न्यायालय करता है? ये भी देख लो, आपका इंडिया जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जैसा आपका पेपर आएगा ना, उसी हिसाब से मैंने मॉडल पेपर बनाया है। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा उच्च न्यायालय करता है? तो इसमें देखो, मुंबई, केरल, कलकत्ता, तमिलनाडु, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो इसमें विकल्प नंबर 2 है ना, ये आपका राइट हो जाएगा, यानी केरल करता है। लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा उच्च न्यायालय करता है? केरल करता है। चलो, अगला प्रश्न आपका साइंस से रिलेटेड है भाई। अगला प्रश्न आपको पता है, आपके जो सिलेबस है ना जेल प्रेरी का, उसमें साफ साफ टॉपिक मेंशन किया गया है धातु और अधातु, वहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है? जैसे आपके सल्फर, लिथियम, सोडियम या फिर आयरन। तो देखो, आपको पता है सल्फर है ना, सल्फर
ये आपका क्या है, ये आपका है अधातु। और बाकी लिथियम, सोडियम और आयरन, ये तीनों ही क्या हो जाएंगी, ये तीनों ही आपकी धातु हो जाएगी, धातुएं हो जाएंगी। और सल्फर है ना, ये आपकी अधातु है, अधात्वी। चलो, धात्वी और अधात्वी, इनमें एकदम इजी सा क्वेश्चन आएगा, कोई हार्ड नहीं आएगा। बस आपको बताना है कि कौन सी धातु और कौन सी अधातु है, इनके नाम याद कर लेना आप। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि डेन्यूब नदी किस महाद्वीप की नदी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है अभी। डेन्यूब नदी किस महाद्वीप की नदी है। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व की भूगोल, विश्व का जो सामान्य ज्ञान जीके है ना, जनरल नॉलेज, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। डेन्यूब नदी किस महाद्वीप की नदी है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो ये आपकी हो जाएगी यूरोप की। ये किसकी नदी है भाई, ये यूरोप की नदी है। अगला क्वेश्चन। उसके बाद मेरे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, पादपों जाइलम उत्तक किसके लिए उत्तरदायी है। ये देख लो, वापस आपका किसका क्वेश्चन आ गया है, साइंस का क्वेश्चन आ गया है। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पादपों में जाइलम उत्तक है, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है। भोजन के वहन के लिए होता है, जल के वहन के लिए होता है, या फिर अम्लों के वहन के लिए होता है, या फिर ऑक्सीजन की वहन के लिए होता है। तो जाइलम उत्तक है ना, जाइलम, ये आपका पादपों में किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये जल के वहन के लिए होता है। किसके लिए होता है, जल के वहन, यानी जल के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 2 है ना, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उसके बाद तेरे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं। देखो, आपको पता है सुकुमार सेन थे ना, ये तो भारत के क्या थे, प्रथम चुनाव आयुक्त थे भाई, निर्वाचन आयुक्त थे। प्रथम क्या थे, निर्वाचन आयुक्त थे। अब प्रश्न में क्या पूछा कि कौन से नहीं रहे हैं, मतलब अब तक जितने भी आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे ना, उनमें से निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो देखो, सुकुमार सेन तो आपको पता है प्रथम थे, तो ये तो आपके चुनाव आयुक्त रहे हैं। और टीएन शेषन है, ये भी रहे हैं। और डॉक्टर नगेंद्र सिंह है, ये भी रहे हैं। यानी फर्स्ट आपके 3 नाम है ना, तीनों ही नाम आपके, ये तो तीनों है रहे थे। लेकिन हीरालाल जे कानिया ये आपके नहीं रहे थे। तो विकल्प नंबर आपका 4 है ना, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उसके बाद ये स्किप कर रहा हूं। हाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से। करंट में क्वेश्चन बन सकता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। विज्ञान, साहित्य, खेल, नृत्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन को आसान लैंग्वेज में समझो भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर इसका संबंध किससे है। तो आप क्या बताओगे, साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक क्षेत्र से संबंधित है। विकल्प नंबर आपका यहां से 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसकी भी आप लैंग्वेज आसान कर लो। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक निकाय नहीं है। जैसे नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। नीचे के तीनों ही नाम है ना, ये आपकी वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये तीनों ही आपके संवैधानिक निकाय हैं। किंतु परंतु बट नीति आयोग, योजना आयोग है ना, योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपकी कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म आपको पूछा किस देश में हुआ था। तो इनका जन्म आपका जर्मनी में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई, जर्मनी के अंदर हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ये थोड़ा सा आपका इंडिया जीके से मान सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। नीली क्रांति से, श्वेत क्रांति से, हरित क्रांति से, भूरी क्रांति से। देखो भाई, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है ना, ये आपका हो जाएगा श्वेत क्रांति से। और श्वेत क्रांति है ना, ये आपकी हो जाएगी दूध उत्पादन से संबंधित। किससे हो जाएगी, दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएंगे। और वर्गीज कुरियन है ना, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, तो ये किसको कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपके क्या थे, ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति से संबंधित थे। और हरित क्रांति है ना, हरित क्रांति, इनके आपके भारत में जो जनक है ये कौन है, एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति है, ये किससे संबंधित है, तो ये आपकी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको कमेंट में बताना है नीली क्रांति और भूरी क्रांति ये दोनों किससे संबंधित है, ये बात आपको कमेंट में बतानी है। ठीक है, ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ये मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है। हाँ,
अगला प्रश्न है कि मिल्क मैन उपन्यास की लेखिका कौन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। मिल्क मैन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसमें विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। एन्ना ब्रंस। एन्ना ब्रंस है ना, ये आपके मिल्क मैन उपन्यास की लेखिका है। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि एन्ना ब्रंस की जो एन्ना ब्रंस है, इनका उपन्यास कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? मिल्क मैन है। चलो अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये मैं, हाँ ये प्रश्न है कि बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसमें आपके हो जाएंगे लॉर्ड कार्नविलास। क्या हो जाएंगे? लॉर्ड कार्नविलास हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, ये अच्छा प्रश्न है भैया आपके पॉलिटिकल से। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित है? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है ये उल्लेखित है? तो ये आपके भाग नंबर 2 में उल्लेखित है। इसका विवरण कौन से भाग में मिलता है? भाग नंबर 2 में मिलता है। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न, कंप्यूटर जगत में क्वेरी किस प्रकार का है? हाँ अगला क्वेश्चन आपका देखो, आपको पता है जो आपका इंडिया जीके का सेक्शन है ना, जनरल नॉलेज वाला, वहां पे आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे 2-4, तो वहां पे एकदम अच्छे से देखना भाई। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर जगत में क्वेरी किसका प्रकार है? तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो क्वेरी है ये किसका प्रकार है? क्वेरी है ये आपका हो जाएगा कीबोर्ड का प्रकार हो जाएगा। लेटिन भाषा का ये कीबोर्ड होता है। लेटिन लैंग्वेज का ये क्या होता है? कीबोर्ड होता है। अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपका। प्राचीन भारत में चंपा है ये किस महाजनपद की राजधानी थी? जैसे वज्जी, काशी, अंग, मगध। तो ये आपकी किसकी राजधानी थी? ये आपकी अंग की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? अंग की राजधानी थी भाई। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्रेटर स्थलाकृति किसका परिणाम है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है भैया आपका जियोग्राफी। ये क्वेश्चन है आपका इंडिया की तरफ से भी आ सकता है, वर्ल्ड की तरफ से भी आ सकता है और राजस्थान की तरफ से भी आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। क्रेटल स्थलाकृति ये किसका परिणाम होती है? जैसे भूकंप का, ज्वालामुखी क्रिया का, या फिर जल अपर्दन का, या फिर पवन अपर्दन का। देखो क्रेटल स्थलाकृति इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है ज्वालामुखी क्रेटर में है ना, ज्वालामुखी क्रेटर में जो पानी चला जाता है ना, पानी, ठीक है, पानी चला जाता है ना, उसके बाद वहां पे क्या होता है? झील का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? झील का निर्माण हो जाता है। और ये किसके परिणाम के स्वरूप होती है? तो ये आपकी होती है ज्वालामुखी के द्वारा। ठीक है, ज्वालामुखी के द्वारा होती है भाई। इसका निर्माण है ना क्रेटर स्थलाकृति या फिर क्रेटर झील का, तो ये ज्वालामुखी के द्वारा होता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ये आपका करंट का, इसको मैं छोड़ रहा हूं, ये ठीक क्वेश्चन है भाई। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? ये आपका करंट का प्रश्न बन सकता है। और विश्व शौचालय प्रमुख दिवस है ना, इनको याद कर लेना। और विश्व शौचालय दिवस है ना, ये आपका मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है? ये आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पंपाज घास मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है इंडिया जीके की तरफ से। पंपाज घास का मैदान है ये किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है भाई। कौन सा? पंपाज घास का मैदान। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, बाबा बुदान पहाड़ी लोहे अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बाबा बुदान पहाड़ी लोहे अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक के अंदर। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की गई थी? ये एक अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में सीधा सीधा इंडिया जीके की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। तुलसीदास द्वारा अब आपको पूछा जाए कि रामचरितमानस की रचना किसने की, या फिर इनके लेखक कौन थे, तो आप क्या बताओगे? तुलसीदास थे भाई। या फिर आपको पूछा जाए कि तुलसीदास की रचना कौन सी थी? रामचरितमानस। दोनों एक ही बात है। तो इसकी जो रचना है ना, वो किसके शासन में की गई थी? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, हारस, या फिर कृष्ण देवराय। तो इसकी रचना आपके अकबर के शासनकाल में की गई थी। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में की गई थी। तो विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नेफ्रॉन का संबंध निम्न में से किससे है? अगला साइंस का क्वेश्चन आपका है कि नेफ्रॉन का संबंध निम्न में से किससे है? यकृत से है, वक्रक से है, या फिर हृदय से है, या फिर वृषण से है? तो नेफ्रॉन का संबंध है ना, ये आपका वक्रक से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? वक्रक से हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं।
देखो जैसे ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नीचे दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज होती हैं। देखो मैं इसकी आपको एक आसान ट्रिक बताता हूँ। ऐसे अगर आपका क्वेश्चन आ जाए ना कोई भी आकृति वाला, तो इसमें देखो त्रिभुज पूछे ना, एक ही क्लास में एक एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है पहले से, तो काउंटिंग करनी है 1 2 3 4, फिर इनको जोड़ना है, तो 1 और 2 3, 3 हो जाएंगे ना, और 3 और 3 6 हो जाएंगे, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इसमें आपके कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें आपके 10 हो जाएंगे। इस हिसाब से आपको देखना भी, ठीक है। उसके बाद देखो भाई आपकी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको ये सेट करने वाले आते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है ना, इसको देखो आप, देखो जैसे निम्नलिखित में क्रम तर्क संगत का क्रम में व्यवस्थित करो। देखो भाई आपको पता है इसमें क्या होगा, हाँ देखो इसमें आपको पता है सबसे पहले क्या होगा भाई, जैसे नाम दे रखे हैं पत्ता, फल, तना, जड़ और फूल। तो सबसे पहले आपको पता है क्या होता है, जड़ होता है। तो जड़ कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो 4 कितने में है, ये देखो 3 में है, लेकिन विकल्प नंबर 2 है, इसमें नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। फिर देखो आपका क्या होता है, तना होता है। फिर क्या होता है, तना होता है। फिर आपका 3 आएगा, और 3 कौन से में है, 3 आपका 1 और 4 में है। फिर आपको पता है कौन सा होता है, फिर आपका होता है भाई पत्ता। फिर क्या होता है, पत्ता। तो फिर पत्ता होगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, पत्ता, ये दोनों में आ रहा है। फिर आपका होता है क्या, फिर होता है आपका फूल। फिर होता है आपका फूल। फिर क्या होता है, फूल होता है। तो इसमें तो पहले क्या दे रखा है, इसमें तो फल दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आपका क्या होता है, फूल। और फिर आपका क्या होता है, आपका फल। तो इसमें विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। यानी पहले आपका जड़ होगा, पहले जड़ होगी, फिर तन्ना होगा, फिर उस पर पत्ता आएगा, फिर उस पर फूल खिलेगा, फिर आपका फल निकलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये सही क्रम होगा। तो विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद इस टाइप की क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाते हैं, तो मैंने लगभग बता दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा आपका, जैसे वेन आरेख संबंधित है ना, उससे पूछा। अब प्रश्न क्या है, इसको पढ़ो भाई। निम्नलिखित आरेख में व्रत है वो शिक्षित का है। ये जो आपका व्रत है ये किसका, ये शिक्षित का है। और त्रिभुज है ये आपका बेरोजगार का है। ये त्रिभुज क्या है, बेरोजगार का है। और वर्ग है ये ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुल शिक्षित बेरोजगार है, जो शहरी है वो कितने हैं। अब क्वेश्चन को घुमाया गया है, यानी हमें ये बताना है कि कितने शिक्षित है, बेरोजगार है, वो शहरी है। अब ग्रामीण वाला तो कट हो जाएगा। मतलब क्या पूछा है कि ऐसी संख्या हमें बतानी है जो शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है, किंतु वो ग्रामीण नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण नहीं होनी है तो मतलब क्या होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए। तो इसमें देखो 12 है ना, 12 विकल्प नंबर आपका क्या है यहाँ पे 4, यानी 12 ऐसे हैं आपके जो, एक सेकेंड, 12 ऐसे हैं जो आपके शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं, किंतु वो क्या है, वो शहरी है, ग्रामीण नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, ऐसे कितने हैं भाई, ये देख लो 12। ये शिक्षित भी है, बेरोजगार भी है और शहरी भी है, लेकिन ये ग्रामीण नहीं है। तो ये पूछा था हमने, और ये हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसी संख्या, ऐसे कितने हैं जो शिक्षित है और बेरोजगार भी है और वो क्या है, शहरी है। शहरी की जगह आपको ये भी बोला जा सकता था कि वो ग्रामीण नहीं होने चाहिए। तो एक ही बात है। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, ऐसे 12 हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं भाई। चलो तो लगभग मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो अब आपको ये बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। और ये देख लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब ये क्वेश्चन है कि राम कहता है कि वह लड़की है, वह मेरी माता के पुत्र की पत्नी है। ये लड़की का राम कौन है। तो देखो ये राम क्या कहता है कि वह लड़की है ना, वो मेरी माता यानी खुद की माँ है, उसकी पोत्र यानी उसके पोते, उसकी माँ का पोता यानी राम का बेटा हो गया। बेटे की क्या है, बहू है, तो वह लड़की है, वह लड़की का है, राम क्या लगेगा, तो ससुर लगेगा। इस टाइप की क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके पहले तो ये बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी, और कमेंट करके ये बताना कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए, क्लास आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।